हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम दोबारा से अपने चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ गए थे। ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इसको हम पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। इसने कहा है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लो एक सूखी बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उसका कलर नोट करो। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। इस तरीके से जैसे ये दिखा रखा है, इस तरीके से हीट करना है हमें टेस्ट ट्यूब को। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। फिर उसके बाद क्रिस्टल्स का कलर ऑब्जर्व करो हीटिंग के बाद। तो इसके बाद चलो देखते हैं एक्टिविटी के बाद क्या कलर आता है। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट क्रिस्टल का, वो चेंज हो चुका है। You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्मेल को बदलाव देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन ले रखी है 2FeSO4 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स FeO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड नहीं है, ये फेरिक ऑक्साइड है। ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना, ये भी आ सकता है। और ये इक्वेशन तो ज़रूर करनी है। ये वाली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी इक्वेशंस करनी है। तो ये रिएक्शन दे रखी है, ये याद कर लेना। उसके बाद इन दिस रिएक्शन, इसने बोला है इस रिएक्शन में आप सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होते हुए देख सकते हैं सिंपलर प्रोडक्ट में। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मेनली आप ये कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट किसी चीज़ की प्रेजेंस में या स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेसिफिक कंडीशंस में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है सिंगल रिएक्टेंट, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एक और इन्होंने वो दे रखी है इक्वेशन, CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स क्विक लाइम। ये वाली भी रिएक्शन याद कर लेना, और ये ज़रूर से याद कर लेना CaCO3 लाइमस्टोन होता है। ये ज़रूर पूछेगा यूटीज़ में, तो फिर भी कम चांस है, बट फाइनल पेपर्स में आ सकता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा एग्जाम्पल जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो एक्टिविटी 1.6 में दे रखा है इन्होंने। तो देखते हैं क्या रिएक्शन दे रखा है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लो। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग्स, हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। तो लेड नाइट्रेट लेना है 2 ग्राम, उसका पाउडर, उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में डालो और उसको टोंग से या फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ो, और उसके बाद चेंज को नोट डाउन करो। तो तुम देखोगे कि ब्राउन फ्यूम्स रिलीज़ हो रही हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। जो ये ब्राउन फ्यूम्स आप देखोगे ये NO2 की है, और ये इनको स्मेल मत करना जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है। और ये एक और रिएक्शन दे रखी है, इसको भी ज़रूर याद कर लेना। सारी रिएक्शंस जो भी है इसमें इम्पोर्टेंट है। PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ हीट लेड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये वाली भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और उसके बाद एक और एक्टिविटी दे रखी है इलेक्ट्रोलिसिस की। इसमें मेनली इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट की जाती है। एनोड पे या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होती है, अभी देख लेते हैं इसको। ये सारा सेटअप करने का तरीका बता रखा है। उसके बाद
2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड उनको उल्टा करना है और कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर स्विच करना है हमें ऑन करंट को, और उसके बाद इस अपरेटस को अनडिस्टर्ब छोड़ना है थोड़े टाइम के लिए, मतलब जैसा ये डायग्राम में दिखा रखा है उसी टाइप से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बबल बनने चालू हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है बबल्स, ऐसे बबल बनने चालू हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रोड पे। ये बबल डिस्प्लेस करते हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब में। जो गैस की वॉल्यूम है कलेक्टेड हो रही है जो, वो सेम नहीं होती उन दोनों टेस्ट ट्यूब में। अगर एक बार टेस्ट ट्यूब फिल हो जाती है रिस्पेक्टिव गैस से तो रिमूव कर देना है उनको बहुत ही ध्यान से। ये बहुत रिस्की काम हो सकता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं। और क्वेश्चन भी दे रखा है इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए तुम्हें टीचर की प्रेजेंस में। और थोड़ा बहुत पहले कर रखा है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद एक और एक्टिविटी दे रखी है ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। सिल्वर क्लोराइड एक साल्ट जो होता है उसको अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो एक चाइना डिश में, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, सिल्वर कलर हो जाएगा उसका ब्लैक से। ये उसकी सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड की दे रखी है, उसकी भी सेम रिएक्शन होती है, बस सिल्वर क्लोराइड की जगह यहाँ पर ब्रोमाइड है। सेम रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में। और उसके बाद ये वाली एक्टिविटी दे रखी है, इसमें इन्होंने बोला है 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेके एक टेस्ट ट्यूब में उसके अंदर 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और मिक्स करना है, तो एक ग्लास रोड की मदद से। उसके बाद उसका बॉटम टच करना है अपनी हथेली से। तो ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये तुम्हें बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताना अपने टीचर के साथ लैब में परफॉर्म किया होता तुमने। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन टेक्स्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक एक्स सब्सटेंस जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमने पढ़ा था ये होता है क्विक लाइम, CA, वेट मिनट गलत हो गया, CaCO3 था, वैसे ही समझ जाओ। और CaCO3 को वाटर से रिएक्ट कराने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि डायरेक्ट वॉलों पे लगा दिया जाता है। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होके जो बनता है वो हमारा वाइट वॉश जिसको हम सफ़ेदी बोलते हैं वो होता है। तो सब्सटेंस एक्स हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है इसने बोला है सब्सटेंस एक्स यूज़ किया जाता है, तो क्वेश्चन तो नीचे है नेम द सब्सटेंस एक्स। ओके वो मैंने बता दिया। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो एक्स का रिएक्शन वाटर के साथ कराओ तो क्या होता है। ओके इसने वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद नहीं बोला, तो यहाँ पे CaCO3 आ जाएगा फर्स्ट का आंसर, और सेकंड का आंसर आ जाएगा CaOH ट्वाइस। इसका रिएक्शन तुम लिख देना, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। तो इसने पूछा जो हमने वो इलेक्ट्रोड वाली एक्टिविटी कंडक्ट की थी उसमें एक गैस डबल क्यों है और एक गैस हाफ क्यों है उसके। तो सिंपल सी बात है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। H2O है लाइक, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है जबकि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो उसकी वजह से गैस में डिफ्रेंशिएशन आता है वॉल्यूम में। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक्टिविटी का डायग्राम दे रखा है, ये वाली थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इस वाली एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ना है हमें। चलो देखते हैं क्या है।
टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम रबिंग विथ 3 आयरन की नेल लेनी है और उनको साफ़ कर लेना है रेग मार के सैंड पेपर से। लाइक उन पे जर वगैरह लग जाता है तो वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए आयरन सरफेस। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और बी। हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो और 2 आयरन नेल एक थ्रेड से बांध के उनको केयरफुली एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो टेस्ट ट्यूब बी में अबाउट 20 मिनट के लिए, और दूसरी वाली नेल को साइड में रखो कंपैरिजन के लिए। 20 मिनट के बाद जब वो नेल आप निकालोगे तो उसके बाद आप देखोगे उसके ऊपर एक प्लेटिंग होगी है कॉपर की, उसका रिएक्शन है CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस CO। नीचे थोड़ा सा कॉपर आपको दिखेगा, सॉरी थोड़ा सा हाँ आपको थोड़ा सा कॉपर देखने को मिलेगा बेस में। अगर आप बहुत सारा CuSO4 ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा और उस पर एक परत चढ़ जाएगी लोहे के नेल के ऊपर, और इसको हम फेरस को डिस्ट्रॉय होने से भी बचा सकते हैं। और ऐसा होता है उसकी रिएक्टिविटी की वजह से, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, बिकॉज फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो SO4 साल्ट को ज़्यादा अच्छे से अपने साथ कंबाइन करके सोल्ट बना लेगा। तो उसके बाद हमने पढ़ना है ये वाली रिएक्शन जो मैंने आपको बताई अभी, और ये कुछ उसी टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिन्हें बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जब 2 मेटल्स एक दूसरे के साल्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब होता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो जाता है। दोनों के सोल्ट आपस में बदल गए हैं, यहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड था सोडियम और बेरियम के साथ, यहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड हो गया बेरियम और सोडियम के साथ, ये इंटरचेंज हो गए इनके साल्ट्स। उसके बाद इन्होंने दे रखा है इसका रीज़न, व्हाट कॉजेज दिस द वाइट ओके ये प्रेसिपिटेट का वो दे रखा है इन्होंने रीज़न। कुछ ये जो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है इसमें प्रेसिपिटेट बचता है जो कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, तो ये इसलिए फॉर्म होता है बिकॉज SO4 2- और Ba2+ से जो फॉर्म होता है दूसरा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड जो कि रिमेन रहता है सॉल्यूशन में, उन सब रिएक्शन को एक्सचेंज आयन की वजह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद इन्होंने रिकॉल एक्टिविटी 1.2 करने के लिए क्या रखा है वो तुम अपनी बुक्स में कर लेना, ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये नीले डब्बे वाली बात। बाकी उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है जो कि ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर तुम करना चाहो तो। एक घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर तुम पूरे चैप्टर को करना चाहो तो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन का तो किसी भी चीज़ का, एलिमेंट का या फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज्ड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लाइक चाइना डिश में कॉपर पाउडर एक एक्टिविटी दे रखी है, चाइना डिश जिसमें कॉपर पाउडर है उसको अगर हम बर्नर पे गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस अगर पास कर दी जाए हीटेड मटेरियल के ऊपर से तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो उसकी वो जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन टर्न हो जाएगी जो कि टेक प्लेस करती है और कॉपर को दोबारा से बना देती है। जैसे उसकी यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, प्लस में हमें स्टीम या वाटर देखने को मिल जाएगा।
ये कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, इनको भी याद कर लेना। और सारे फॉर्मूले इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इन्होंने बोला है इन रिएक्शन 1.31 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज करती है CO को, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है जिंक को। तो रिएक्शन 1.32 में HCl भी ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2, और MnO2 रिड्यूस हो जाता है MnCl2 से। तो भाई उसके बाद आ जाता है 1.3 हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इसमें कुछ एवरीडे लाइफ के ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफ़ेक्ट बता रहा है। लाइक कोरोजन, जैसे कि हम देख पाते हैं आयरन के जो भी सामान होता है ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी रस्ट खा जाता है। लाइक अगस्त और जुलाई के महीने में जो भी हम आयरन को बाहर रखते हैं तो वो जल्दी रस्ट पकड़ जाता है। और इसी टाइप से जो तांबे के बर्तन होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं एंड ग्रीनिश सी उनके ऊपर वो आ जाती है लेयर, तो वो भी कोरोजन का पार्ट है। और आयरन तो धीरे धीरे गलने लग जाता है जर्क खा के। और उसके बाद रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी फैट्स का ऑक्सीडाइज होना होता है। लाइक हम कोई भी बाहर का फैटी फूड, ऑयली फूड जो लाते हैं उसको अगर हम रख देते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं अनट्रीटेड, तो वो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। लाइक बाहर से अगर छोले लाते हैं और उनको बाहर छोड़ दें तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं अगले दिन तक। उसके बाद ये कुछ वो दे रखे हैं क्वेश्चंस, इनको तुम खुद से ट्राई करना बिकॉज तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और तुम इसको आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर तुमसे ना हो पाए तो मेरे नोट्स में से तुम इसको कर सकते हो। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और हाँ, ऑक्सीडेशन को रोकने के कुछ तरीके होते हैं। रेंसिडिटी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं हम, उसका भी एक तरीका होता है। लाइक रेंसिडिटी में हम प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। ऑयल्स एंड शुगर्स भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है पिकल्स एंड जैम्स में। और टाइट कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इतना याद कर लेना। और ऑक्सीडेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उससे ऑयलिंग से या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। तो आज इस वाले पार्ट में इतना ही, हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अगर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर NCERT के क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, वो भी आ जाएगी जल्दी। और अगर आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा अगर आपके कमेंट नहीं आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।